वेलकम टू ऑल। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन और इसका पार्ट 1। जैसा कि आपको पता है, ऑप्टिक्स चैप्टर जो एनडीए में 5 से 6 क्वेश्चन की वेटेज रखता है, ठीक है, और हाईएस्ट डिमांडिंग पे है, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकता है। एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स 1D। मोशन एंड रेस्ट, ये सब आपको पता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कार हो गई, प्लेन हो गया, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। रेस्ट में क्या होगा? मान लो मैं खड़ा हुआ हूं अभी ऐसे करके, बिल्कुल सावधान की पोजीशन में, तो आप क्या बोलने वाले हो? मैं कैसे हूं? रेस्ट पे हूं। ठीक है। एसी कहां पे है? रेस्ट पे है। फैन कहां पे है? रेस्ट पे है। ठीक है। तो ये रेस्ट में ऑब्जेक्ट होंगे। हम यही पढ़ते थे 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी। बट इसके पीछे असली साइंस का रीजन क्या है, क्या फिजिक्स लगी हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो उस पर्सन को मैं कैसे दिखाई दूंगा? रेस्ट में दिखाई दूंगा। मतलब कि उसकी तुलना में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मैं कैसा दिखूंगा? उसको रेस्ट में दिखाई दूंगा। अगर कोई पर्सन स्पेस के अंदर है, अगर वो अर्थ को देखेगा तो कैसे दिखाई देगी? उसको घूमती हुई दिखाई देगी, रोटेशन में दिखाई देगी। और मैं भी अर्थ के ऊपर ही हूं, तो स्पेस से अगर कोई मुझे देखेगा तो कैसा दिखाई देने वाला हूं? मैं उसको घूमते हुए दिखाई देने वाला हूं। तो ये कैसा कंफ्यूजन हो गया? उस पर्सन को तो मैं रेस्ट में दिखाई दे रहा हूं, पर स्पेस में ही जो पर्सन है उसको तो मैं मोशन में दिखाई दे रहा हूं। मतलब कि एक ही टाइम पे दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? इसी को क्लियर आउट करने के लिए हम समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब जैसे कि सिंचन है, मान लो सिंचन अपनी मम्मी के साथ ट्रेन में कहीं जा रहा है आराम से चिल करते हुए, और एआई ने इसके 3 हाथ बना दिए यहाँ पे। ठीक है। एआई है, कुछ भी कर सकता है। बच के ध्यान से यूज करिए एआई को। ठीक है। तो सिंचन क्या कर रहा है? यहाँ पे बैठ के चिप्स खा रहा है आराम से, और अपनी मम्मी को बोल रहा है, मम्मी मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल चल भी नहीं रहा हूँ, आराम से बैठ के चिप्स खा रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। उसकी मम्मी क्या कह रही है? बेटा हाँ, तू तो बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो बाहर से खड़ा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ओ सिंचन, तू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब सिंचन ने जब देखा, मम्मी ने तो मेरे को बोला है, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मम्मी को भी देख रहा हूँ तो वो भी आराम से बैठी हुई है। बट जैसे ही प्रिंसिपल ने मेरे को बाहर से देखा तो वो क्या बोल रहा है? मैं उसको भागता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मतलब कि प्रिंसिपल के लिए मैं कहता कैसा हो गया हूँ? एथलीट बन गया हो। और मम्मी तो कह रही है, बेटा तू तो आलसी ही है, तू तो ऐसा ही है। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? फ्रेम चेंज कर दिया गया है। मतलब कि अगर उसी के फ्रेम में, सिंचन के फ्रेम में उसकी मम्मी बैठी हुई है, तभी वो दोनों एक दूसरे को कैसे दिखाई दे रहे हैं? रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। पर प्रिंसिपल नेक्स्ट अलग फ्रेम में है, उसका फ्रेम अलग है, जोन अलग है। जब वो हमें देखता है तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो हम भी कैसे हैं? मोशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जो ऐसी, मान लो रूम को ले लेते हैं, रूम की ऐसी लोकेशन हो जहां पे हम कैमरा लगाना चाहते हो, यहाँ पे, यहाँ सामने, यहाँ पे, जैसे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इस सारे पार्ट को। ठीक है। तो कैमरा क्या करेगा? मेरे चलने की हर एक पोजीशन को मतलब कि ध्यान में रखेगा, किसके रिस्पेक्ट में है, कैसे है, हर चीज उसको ध्यान रहेगा। मतलब कि कैमरा एक तरफ से बॉस हो गया, उस चीज को, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है अपने रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी यही काम है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, क्लॉक के साथ। मतलब कि क्या करते हैं? उसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट्स एक एग्जांपल हो लेते हैं हम। ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पर्सन है प्लेन के अंदर, हम लेते हैं ट्रेन। अब यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है और एक यहाँ पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है। ए एंड बी। और एक पर्सन यहाँ अलादीन की तरह, ठीक है, उसकी क्या होती है? वो हार्ट टाइप होती है, जिसपे भी उड़ता है वो उस पे बैठ के उड़ के जा रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है।
इसको बोल दिया सी पर्सन। जैसे ही ए वाले ने बी को देखा, ठीक है, आप आंसर करोगे इसका। जैसे ही ए वाले ने बी को देखा तो बी वाला क्या है, बी इज इन, यहां पे आएगा रेस्ट में या मोशन में, रेस्ट में, इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, ए वाले के रिस्पेक्ट में बी वाला कैसा है, रेस्ट में है। अब बी वाला जब ए को देख रहा है तो ए वाला इज इन रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए की फ्रेम के अंदर आ रहा है। अगर ये चलेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी चलता हुआ दिखा देगा, अगर ये मोशन करेगा तो वो भी मोशन में दिखा देगा। अब पर्सन है ऊपर सी, वो देख रहा है भाई ट्रेन तो चल रही है इधर और इसकी स्पीड भी सेम है, मान लो ये भी सेम है, मतलब ये 24 किलोमीटर पर आवर, ये भी, और ये भी ऐसे ही दौड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी भी 24 किलोमीटर पर आवर है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। अगर स्पीड के अंदर डिफरेंस होता या ये रेस्ट में होता, अगर ये रेस्ट में होता, ठीक है, तो ट्रेन आगे चल रही होती। तो ये सी वाला जब ए और बी को किसी को भी देखता तो मोशन में दिखाई देते, ठीक है, बट दोनों की स्पीड क्या है यहाँ पे, सेम है, ठीक है, दोनों ऐसे चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या दिखाई देने वाले हैं, रेस्ट में दिखाई देने वाले हैं। कभी कभी हमें भुलेखा भी होता है, लेट्स सपोज करो हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारी ट्रेन नहीं चली है और साथ वाली ट्रेन चल चुकी है, तो हम क्या करते हैं ना, मम्मी मेरी ट्रेन चल गई, हम ऐसे ही बोलते हैं, पर क्या होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से होता है, हमारी ट्रेन नहीं साथ वाली ट्रेन चली होती है, तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर एक फ्रेम उसी फ्रेम के अंदर रह के देखेंगे, ठीक है, और जैसे ही हमने फ्रेम चेंज किया तो रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट की पोजीशन क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो सबसे बढ़िया पैरामीटर हम कंपेयर कर सकते हैं टाइम के साथ। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, 1 मिनट बाद तुमने देखा मैं यहाँ पे आ गया, तो तुम क्या बोलोगे, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पे, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, जो मैं हूं ऑब्जेक्ट, मैं कैसे हूं, मोशन में हूं, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to टाइम इंटरवल, इंटर टाइम इंटरवल क्यों लिख रहे हैं हम, टाइम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एक गैप हो गया, टाइम के बीच में गैप देखा, 1 से जब 2 मिनट हुआ है, 2 से 5 10 हुए, उसके बीच में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम इंटरवल लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, फिर मोशन में होगा। रेस्ट में क्या कर दे, 1 मिनट बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, 5 मिनट बाद देखोगे तो मैं यहीं खड़ा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, मैं रेस्ट में हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कम करे। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, किसके कंपैरिजन में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, टाइम, तो ये हमारा हो गया रेस्ट, ये हो गया हमारा मोशन, ठीक है। अगर फ्रेम जैसी चेंज हुआ तो मैं रेस्ट में हूं, दूसरा फ्रेम चेंज हुआ उसके लिए मैं मोशन में हूं। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट हो सकता है, मतलब कि एक ही फ्रेम से अगर हम देखें, दो दो फ्रेम से देख रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे पर्सन, ये ट्रेन है इधर चल रही है, मान लो ट्रेन जा रही है इधर, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, ये है, बहुत दौड़ रही है, पर्सन इसके अंदर ही बैठा है, 2 पर्सन इसके अंदर बैठे हैं, ठीक है, ए एंड बी, और तीसरा पर्सन है यहाँ प्लेटफॉर्म पे बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। जब इसने इसको देखा तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसने इसको देखा रेस्ट में दिखाई दे रहा है, पर जैसी पर्सन सी है जो ट्रेन को देख रहा है तो वो दोनों, ट्रेन भी और पर्सन दोनों उसको मोशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेम हो जाए सबके लिए, मान लो ए बी को भी रेस्ट में देख रहा है, बी ए को भी रेस्ट में देख रहा है, सी वाला ए बी को भी रेस्ट में देख रहा है, ऐसा होना पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसलिए क्या कहने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना एब्सोल्यूट मोशन में हो सकता है, ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है, ये दोनों टर्म एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नो एब्सोल्यूट मोशन
एंड रेस्ट। कैसी टर्म है? दे बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिलेट करती है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो आई होप अब सबको क्लियर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? मैं इधर से इधर गया, इधर से फ्रंट पे आया। अब मान लो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, मैं यहाँ पे खड़ा था। पहले हम फील करते हैं चीज़ों को, एग्जैक्ट चीज़ होती क्या है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ चला गया बी पोजीशन पे, 5 मीटर चला। फिर उसके बाद दोबारा से मैं चला गया सी पोजीशन पे, कितना चला? मान लो 6 मीटर चला। फिर उसके बाद पोजीशन पे पहुंच गया मैं डी पे, अब चला मैं यहाँ पे 3 मीटर चला। पहले ए से बी, मान लो ए से बी पार्क में गया, पार्क से मैं कैंटीन गया कुछ खाने के लिए, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ डी पोजीशन पे, फिर दोबारा से अपने दोस्तों के पास मिलने जा रहा हूँ। उस इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस है, मतलब कि सारे पाथ को हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। जितना भी पाथ हम ट्रेवल करेंगे, मैं इधर से इधर, इधर से इधर हूं, तो हम ऑलवेज ऐड करेंगे। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज ऐड होगा। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे, क्या बनेगा? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर जिन स्टूडेंट ने 9th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हो, जो पुरानी थी, न्यू वाली तो नहीं, उसमें आपको डिस्टेंस का नाम कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वहां पे लिखा है टोटल पाथ कवर्ड, लिखा हुआ है वहां पे। उसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है। डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल पाथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने का टोटल पाथ जितना लगा। तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो क्या बनेगा? ए से बी से कहाँ गया? सी से कहाँ चला गया? वो डी। तो कितना हो गया? 5 ऐड करना है, 5 + 6 + 3 कितना बन गया हमारे पास? ये 11, 11 और 3 हमारे पास बन गया ये 14 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास काउंट हो गया। कैसा भी पाथ हो, यहाँ से यहाँ, इधर हो, इधर हो, यहाँ पे जाके यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कैसा भी हो, ये सारे पाथ को हमने क्या करना है? ऐड करना है। ऐड टू ऑल द पाथ, सारे पाथ को हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, मान लो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अगर हम। ठीक है, मैं नॉर्थ साउथ हो गया, मान लो मैं ओरिजिन पोजीशन पे खड़ा हुआ था, सेंटर पे बिल्कुल। ठीक है, 0 0 कोऑर्डिनेट। अब मैं चला गया ऊपर की साइड, मतलब कि नॉर्थ की साइड गया हूँ 5 मीटर, फिर ओरिजिन पे आ गया हूँ, फिर ओरिजिन से फिर साउथ में चला गया हूँ। क्या किया मैंने? पहले मैं गया नॉर्थ में 5 मीटर, फिर आ गया मैं वापिस, फिर मैं चला गया यहाँ पे, वो लिख लेते हैं वो, फिर 5 मीटर। तो मोशन कैसा हो? ओरिजिन से मैं कहाँ पे गया? पहले नॉर्थ पे, नॉर्थ से कहाँ पे आया मैं? ओरिजिन पे। पूरा पाथ पता होना चाहिए, उसको ऐड करना है बस। ओरिजिन से नॉर्थ पे, नॉर्थ से कहाँ पे आया? ओरिजिन पे, ओरिजिन से फिर साउथ पे आया। तो काउंट कर लो भाई कितना हो गया। जब ओरिजिन से नॉर्थ की तरफ गया तो 5 मीटर, तो ये ट्रेवल किया मैंने। नॉर्थ से ओरिजिन की तरफ आया तो 5 मीटर मैं फिर चला। ठीक है, फिर ओरिजिन से लेकर साउथ की तरफ जा रहा हूं तो 5 मीटर मैंने और ट्रेवल किया। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए हम थोड़ा इसके ग्राफ्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले सिंपल हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस टाइम,
अब देखिए जरा, मैंने कुछ ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। नंबर 1, ठीक है, एक हो गया हमारे पास ग्राफ ये, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्टेंस, और ये हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है। दूसरा ग्राफ, ये हो गया ओ, ए, बी एंड सी, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास टाइम। तीसरा ग्राफ हो गया मेरे पास ये, ठीक है, ए, बी एंड पॉइंट सी, और ये ओरिजिन, ये हो गया हमारे पास टाइम, और ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है, ठीक है, और पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, और किस में मेजर होगा, मीटर में। ये कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन बेस पे नहीं है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ऑलवेज इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज बी एडिड, पूरे पाथ को एडिट करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, जीरो तो हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पाथ को ऑलवेज ऐड कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ग्राफ के पर्पज से देखेंगे, जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जो ग्राफ हम बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम का, वहां पे डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस रुक सकता है, बढ़ सकता है, पर कम नहीं हो सकता है एक पॉइंट के बाद, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज, ठीक है। अब ग्राफ पॉइंट्स ऑफ देखिए, यहां पे देखिए, हम यहां से चले, डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके बाद एक पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया टाइम के हिसाब से। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, पॉसिबल है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा, डिस्टेंस बढ़ सकता है, एक टाइम पे रुक सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, बट इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे ग्राफ में, बताइए, यहां से चला, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर वो सी पोजीशन पे चला गया। मतलब कि मैं पार्क में बैठा हुआ था, ठीक है, पहले पहुंचा, पहले मैं चला, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए वहां बैठ गया, ठीक है, कुछ टाइम के बैठने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा, तो वो ऑलवेज ऐड होगा, चला फिर बैठा फिर उसके बाद चला। तो ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव बढ़ ही रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाइए, इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, उसके बाद मेरा डिस्टेंस देखो नेगेटिव में जा रहा है, ऊपर जाने पे डिस्टेंस बढ़ेगा, नीचे जाने पे क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी टाइम के हिसाब से। तो टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लास्ट पॉइंट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब ये ग्राफ आते हैं हमारे पास सिंपल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन पे है। इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पे 1 हो गया, 2, यहाँ पे हो गया 3, डिस्टेंस की वैल्यू 3 है, और टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा है। टाइम जब बढ़ता जा रहा है, पर्सन एक ही जगह पे खड़ा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, वो कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा, ये बनेगा ग्राफ, ठीक है हमारे पास। दूसरा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,
3, यहाँ पे टाइम है और डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। अब इसको मैच करें, अगर यहाँ पे 1 बनेगा इसका पॉइंट, 1 इंटू में 1, ये वाला क्या बनेगा 2 एंड 2, ऐसे ही फर्दर 3 एंड 3। तो इसको सबको पॉइंट को हमने मिला दिया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम कवर कर रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, यहाँ पे 1 1 2 2, यहाँ पे 3 3 4 4। जितना टाइम गैप है उतना ही डिस्टेंस गैप है हर एक इंटरवल के अंदर, इसलिए एक ऐसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसको आगे हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम कवर करता है, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ में देखिए, इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ तो रहा है धीरे 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 धीरे, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व हो गया। अगर हम ऐसे सीधा बनाते तो यूनिफॉर्म बन जाता। यहाँ पे है तो ये यूनिफॉर्म का केस, बट इस नॉन यूनिफॉर्म का केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब भी ग्राफ ऐसा बने हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हम स्पीड कैसे लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो कर्व ऊपर की तरफ ऐसे बन रहा है शेप में, तो इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें इक्वल अमाउंट नहीं। यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम आगे चलते रहेंगे हम तो क्या होता रहेगा, गैप क्रिएट हो रहता है। यहाँ पे जो टाइम है देखिए कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऐसी, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया कितना सारा और टाइम हो गया कम। अगले में भी कंपेयर करें, सेम इसके अंदर हो रहा है, डिस्टेंस कम कर। तो दोनों ग्राफ हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म के, बट इसके अंदर ऊपर की तरफ कर बढ़ रहा है, मतलब कि अपनी अर्ज को टेल को लेके जा रहा है, तो इसमें स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसमें डाउन में जा रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है। दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। ये दोनों ग्राफ कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के हैं। अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डेविएट हो रहा है, तो उसको हम स्पीड इंक्रीज करेंगे, और अगले में डाउन में जा रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, इट इज अ इट इज अ पाथ कवर्ड, और ये पाथ जो कवर्ड होगा वो दो पॉइंटों के बीच में होगा, ये कंप्लीट पाथ नहीं होगा। इट इज अ पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल। हम सिंपल तरीके से समझते हैं। लेट्स सपोज करो एक एयर पार्क है हमारे पास, इसके चार कॉर्नर हो गए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। सारी जगह से आने जाने का रास्ता है, ठीक है। एक मेरा दोस्त, हम दोनों दोस्त एंट्री किए ए वाले पार्ट से। मेरा दोस्त तो पूरे पाथ को फॉलो करके, अगर हमें पहुंचना है सी पॉइंट में, मेरा दोस्त तो गया पहले बी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद जा रहा है वो सी पोजीशन, ठीक है। अगर मान लो ये 4 मीटर, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है हमारे पास, और ये भी क्या है हमारे पास, 4 मीटर है। ये हो गया हमारे पास पार्ट। तो मेरा दोस्त कितना डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस कवर कर लिया, ए से बी, बी से सी पे गया, तो मेरे दोस्त का डिस्टेंस कितना बना, दोस्त का डिस्टेंस कितना बना, 4 और 4 कितना बन गया, यहाँ पे 8 मीटर, ठीक है। और मैं था यहाँ पे, मैंने क्या करा, मेरे को चलने में ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि मैं इतना चलता नहीं हूँ, ठीक है, आलस आता है। तो मैंने क्या करा, शॉर्टकट पाथ ले लिया यहाँ से, ठीक है। ए से सी, आलसी नहीं हूँ भाई, इतना भी आलसी मत समझो मेरे को, ठीक है, चल लेता हूँ मैं। ए से सी पे जाना है, मैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया मैंने, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ
मैं पहुंच गया, हाँ उससे जल्दी पहुंच गया। अच्छा, इसको निकालने का अलग मेथड लगेगा, ये तुम्हें दिख रहा होगा क्या है? इसको हम किसी को बेस मान लेते हैं, तो ये हम हाइपोटेन्यूज बन गया हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से ये वाला हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट हम निकाल लेंगे, अभी हम करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, मेरे को जाना कहाँ पे था, पॉइंट सी पे, तो मैंने उन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो उस पाथ को मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा। अगर क्वेश्चन आए इसका स्क्वायर का आए, सर्कल का आए, तो उसके हिसाब से हम उसको काउंट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का केस आए तो ठीक है। अब जो मेरा था, मेरा पाथ कितना बना, डिस्टेंस इतना तो पता है, इससे तो कम बना होगा, ठीक है। कितना बना होगा, कम, कम मतलब कि 8 से कम आया होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इट इज एक हम यूं भी बोल सकते हैं सिंपल इसको, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप बना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, तुम्हें ये भी ध्यान होगा, प्लेन है, ठीक है, प्लेन भी पाथ ट्रेवल करता है, प्लेन जो है शॉर्टेस्ट पाथ ही ट्रेवल करता है, तभी वो जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, गोल है, ठीक है। अगर पॉइंट यहां से आ जाएगा तो वो शॉर्ट पाथ को ही ट्रेवल कर रहा है, वहां पे यही लगता है डिस्प्लेसमेंट यूज करता है प्लेन, ठीक है। और जब हम अर्थ पे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके एक पाथ को फॉलो, हर एक पाथ को फॉलो करके जाने वाले हैं। और डिस्प्लेस प्लेन में क्या होना है, वो इन पॉइंटों को नहीं देखता। मान लो वो देख रहा है कि ये दिल्ली है, ठीक है, और उसको यहां पहुंचना है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको पता है मेरी लोकेशन चलने की क्या है, दिल्ली, और मेरे को पहुंचना कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो वो उन्होंने पाथ अपना ऑलरेडी बनाया है, वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। ये थोड़ी है वो जो प्लेन है वो हर एक गली में से निकल के हर एक रोड से NH44 कवर करते हुए जा रहा है, नहीं। वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट का यूज करके शॉर्टकट लेके अपने पाथ पे जल्दी से पहुंच जाएगा। तो है ना काम की चीज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैलकुलेट करने में थोड़ा अलग अलग फंडा लगेगा इसके लिए। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, मान लो दो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये हो गया, इसी में पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ए से सी हो गया हमारे पास, दो पॉइंट जो हमने लिए, इसके कोऑर्डिनेट हमारे मान लो 2 और 4 थे, और इसके कोऑर्डिनेट हम इसके हैं 0 0, क्योंकि ओरिजिन है यहाँ से चला है, इसके मान लेते हैं 2 और 4 है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकालते हैं, ए से सी, क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। हाँ, गूगल दीदी भी यही करती है। हमने अपनी लोकेशन डाली, ठीक है, और जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचना डाला, तो वो क्लोजेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ बताने की कोशिश करती है, ठीक है। पर गूगल दीदी को पता नहीं होता कहाँ पे रश लग रहा है, बता तो देती है कहाँ का रोड खराब है, इतना नहीं। तो शॉर्टेस्ट पाथ देने का ही फंडा होता है। तो यही है, उसमें हमें एरो बना दिया, वो एरो बनाती है यहाँ से चलो और उस लास्ट पे पहुंचो, ठीक है। तो हम निकले यहाँ से, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, अब तुम्हें पता होगा हमारे पास एक्स वाई और एक जेड, ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस के। तो इन्हीं की डायरेक्शन में हम कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं। इसकी एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास आएगा आई कैप, वाई में आएगा हमारे पास जे कैप, ठीक है। इस वाले में क्या आएगा, माइनस का जे कैप, और इसमें आएगा माइनस का आई कैप, और जेड में आएगा हमारे पास के कैप और माइनस का ए कैप लेते हैं। आई की डायरेक्शन में किसकी है, एक्स की, और उसके बाद वाई की डायरेक्शन में कौन होगा, जे कैप, ठीक है। और जेड की डायरेक्शन में क्या होगा, के कैप, आई जे के, और माइनस वाली साइड पे माइनस माइनस होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसमें क्या लेने वाले हैं, डायरेक्शंस के बेस पे हम उसको करने वाले हैं सोल्व, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे, 2 माइनस 0 इंटू में आई कैप, क्योंकि एक्स एक्स की डायरेक्शन ही मेजर कर रहे हैं, ये माइनस ये दोनों आई कैप की डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर प्लस 4 माइनस 0, ये माइनस ये कर दिया, अब 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 0 इंटू में जे कैप। तो क्या आ गया हमारे पास सोल्व करके, 2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, हमारे पास बन गया ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। और यही पोजीशन वेक्टर है, यही हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसका मैग्नीट्यूड। अभी हम 9th में क्या निकालते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। ये वाली फॉर्म कभी नहीं देखी होगी आपने, एग्जैक्ट फॉर्म ये होती है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम। मैग्नीट्यूड, मान लो हमारे पास ये ए आ गया, सोल्व करके किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, उसका मोड कर देते हैं, ऐसे दो खंबे लगा देते हैं और उसके बीच में उस नंबर को घेर देते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो दोनों वैल्यू है रूट में रखेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, तो तुम्हें पता है यहाँ पे एक ऐसा इवन नंबर है, वो उसको पॉजिटिव में लेके आ जाएगा। तो माइनस लगाओ या मत लगाओ, वैल्यू को रख दो बस यहाँ पे। तो सोल्व करके क्या आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये बन गया 4 और 16, कितना बन गया ये हमारे पास 20 मीटर। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास, ये करते थे हम 9th में, हम यही पढ़ते थे, मैग्नीट्यूड जो बना इनिशियल और फाइनल के बीच में। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आया कहां से, वो आया यहां से, ठीक है, ये इन डायरेक्शन के अंदर था। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो तुम ऐड कर लोगे ऑलवेज, सर्कल हो, स्ट्रेट पाथ हो, कैसा भी पाथ हो, डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। बट डिफिकल्टी कहाँ आने वाली है, डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब टाइप 1 देखो इसका, ठीक है, मैंने क्या बना दिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 इसका करते हैं हम। ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ पे ए बी सी डी पे पर्सन गया है, ये है 4 मीटर, ये भी है हमारे पास 4, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 4 मीटर, और ये भी हो गया 4 मीटर। अब वो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों करते हैं साथ में, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, पहला जो पार्ट है इसका ए से बी तक का डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बी वाले पार्ट में ए से सी तक का निकालना है, और डी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ए से डी तक का निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, डिस्टेंस, पहला सोल्यूशन हम क्या करते हैं, पहले हमें निकालना है ए से बी वाले पार्ट में, पहला सेक्शन। अब देखिए पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, हमने लिखा डिस्टेंस क्या आएगा, अच्छा ए से बी तक टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, सीधा सर क्या आंसर आएगा, 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। अगर हाँ उस पोजीशन से मुड़ के अगर ऑब्जेक्ट दोबारा सेम पोजीशन पे आ जाए तब क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा। मान लो ये 4 मीटर है ए से बी तक का, तो कितना बनेगा हमारे पास, 4 मीटर ही आंसर आने वाला है। पार्ट बी ए से सी तक का, ठीक है, ए से सी तक का करो, डिस्टेंस क्या बनेगा इसका, ए से सी तक का पहले डिस्टेंस, पार्ट ट्रेवल ए से बी पे गया, बी से वो गया सी के ऊपर, तो कितना बना 4 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना आ गया हमारे पास 8 मीटर, ये आ गया हमारे पास। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं हम, अब ध्यान देना यहां पे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, ए से सी मैंने वो इनिशियल और फाइनल, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमने पहला वाला पॉइंट देखना है और लास्ट वाला पॉइंट देना है और उसको एक लाइन से मिला देना है, ठीक है। अब ध्यान देखिए ए से सी, ये रहा ए और ये रहा सी, इसको मैंने ऐसे करके मिला दिया।
अब मेरे को ये निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं सर, ये 4 है, ये 4 है, तो ये हाइपो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बनेगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया हमारे पास, रूट के अंदर बेस कितना बना है इसका हमारे पास 4, दोनों की वैल्यू सेम ही है। हाइट भी कितना बनेगा यहाँ पे 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास सोल्व करके 16 प्लस 16, ये बन गया हमारे पास √32, ये आ गया √32 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आया, √32 मीटर, ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ए से डी का भी सिंपल कर सकते हो तुम, ए से डी तक डिस्टेंस कितना बनेगा, जल्दी से कितना बनेगा, ए से डी डिस्टेंस कितना दिख रहा है 4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट सर ये तो स्ट्रेट लाइन का केस है सीधा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आने वाला है हमारे पास 4 मीटर। यहां से सर हमें एक बात पता चली, क्या बात पता चली, स्ट्रेट लाइन केस के लिए अगर हमें ए से बी पे जाना है, अगर वापस मुड़ के नहीं आए, ठीक है, तो दोनों सेम होंगे। हाँ सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं स्ट्रेट पाथ के लिए। अगर मान लो मैं उसी पोजीशन से वापस मुड़ के आने वाला हूं, तो सर डिस्टेंस तो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर मैं ए से चल के बी पे गया, ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गए सेम। बी से ए पे आ गया, सर डिस्टेंस तो हो गया 0, क्योंकि माइनस करते हैं। अगर ए से ए तक निकालना हो, दोनों सेम पॉइंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, जो जिस पोजीशन पे चला उसी पोजीशन पे वो वापस आ गया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और डिस्टेंस का क्या हाल हुआ, वो हो गया ऐड, पाथ को ऐड कर देंगे वो बढ़ जाएगा। सर ये भी पता लग गया, तो हमें 2 पॉइंट पता लग गए। जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये याद आया, मोड क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, अगर तुम्हें याद होगा, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड ही निकाला था, और जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं लूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा उसकी वजह से, तो बराबर होगा। सर ये भी हो सकता है। सर अगर हम वापस वही जगह पे आ जाए, ठीक है, सर्कल का केस भी ले लो, एक पॉइंट से गए डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर वापस मुड़ के उसी पोजीशन पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो होने वाला है 0, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी बड़ा नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी छोटा डिस्प्लेसमेंट से नहीं हो सकेगा, तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, डिस्टेंस इज ग्रेट इक्वल एंड ग्रेटर देन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने दोनों साइन यहां लगा दिए हैं। हुआ क्लियर, बैठ गई दिमाग में चीज, ठीक है। अब ये देखिए सर्कल वाले केस में एक क्वेश्चन सर्कल वाला कराऊंगा, ठीक है। सर्कल वाले केस में क्या हो, लेट्स सपोज करो ये कंप्लीट सर्कल है, बनेगा बनेगा बनेगा, बन गया, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, हमें तो समझना है। ये हो गया इसका ओरिजिन O, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेडियस R, ये R हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है जी। इसमें निकालना है कंप्लीट पाथ का, फुल राउंड का, फुल राउंड ऑफ अ सर्कल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारे पास, दोनों फुल राउंड के लिए निकालना है जी। सर निकाल लेते हैं, मतलब कि वो ए से ए पे आया जी, हाँ वो ए से ए पे आया, तो कैसे डिस्टेंस कैसे, ना वैल्यू है ना कुछ है, तो क्या करोगे, याद करो कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है कितना होता है 2πr, वही उसका डिस्टेंस होगा। अगर वैल्यू क्या बनेगा, डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस कितना बनेगा 2πr, जी हाँ ये बनेगा, ठीक है सर। अगर आधा सर्कल देता, आधे सर्कल का ए से बी तक पूछता डिस्टेंस, तो कितना बनता, 2πr का कर दो आधा, कितना बन जाता, हाफ और हाफ, और हाफ सर्कल इट्स मीन ए से बी तक का क्या बनता सर, 2πr का आधा कितना बनेगा, पाई आर बनेगा, जी हाँ पाई आर बनेगा। अगर पूरे सर्कल के लिए निकालू मैं डिस्प्लेसमेंट, क्या निकाले हम, डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या बनने वाला है डिस्प्लेसमेंट, सर वहीं से चला था मैं,
अगर यहाँ से सर्कल कैसे कंप्लीट होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसी पाथ यहाँ पे खड़ा हूँ, इसी पाथ पे वापिस आ जाऊं तो उसी पॉइंट पे जहां से चला था वहां पे वापिस आ गया, दोनों पॉइंट हो गए कोइंसाइड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जी, ए से ए तक की क्या हो गई, 0। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लू ए से बी तक का पूछू अगर, तो क्या बनाओगे तुम, ए से बी तक का। सर आपने ये बताया था कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है वो देख लो, पहले पॉइंट पे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद आपने ये बोला था उस लाइन को सर मिला दो, हाँ मिला दिया। फिर कितना दिख रहा है तुम्हें, यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, सर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है जी। अब क्या कर देंगे, ऐड कर दो बस, आर प्लस आर कितना बन गया, 2r, ये बनेगा। कैसे भी हो आधा कर दे, ठीक है, सर्कल को 1/4 कर दे, तो उस हिसाब से इन वैल्यू को आप हटा सकते हो। तो एक बार पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट, इसके ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, सारे प्रॉब्लम किस हिसाब से अगर सर्कल में आए तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जब करेंगे तो स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये वाले सेक्शन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ की जो प्रॉब्लम होगी उसके साथ हम डील करेंगे। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, धन्यवाद।